बात हम ये कर रहे हैं कि इस एग्जिट पोल में कहीं कुछ घटाने बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी दिख रही है क्या? सारे समीक्षक लोग बैठे हुए हैं, आपके सभी जाने पहचाने चेहरे हमारे पैनल पर। अब जैसे संजीव जी को लगता है कि नहीं आना, इतनी सीटें नहीं उनको दिखाई दे रही, नहीं गले उतर रही, बात ठीक है, उनकी ओपिनियन है, वो भी घूमे जाकर के देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर गए हैं। ऐसे ही बाकी लोग, हर्षवर्धन जी गए हैं, समीर जी, राहुल जी, सबने जाकर के लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों से बात की। भावेश ने सर्वे किया है, लाखों लोगों तक सीधे पहुंच बना करके ये डेटा निकाल करके लेके आया, तो सबके पास कुछ कहने का एक आधार है। हम आज आधार ढूंढ रहे हैं, विपक्ष का आधार क्या है? आप कह रहे हो 295 हमारे, मतलब 300 सीट हमारी आ रही है, तो उसका कोई आधार बेसिस होना चाहिए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी को जनता पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी रिजेक्ट हो रहे हैं तो सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं? फिर आप कहेंगे एग्जिट पोल पहले भी गलत हुए, हाँ हुए हैं, लेकिन सारे एग्जिट पोल 350 दिखा रहे हैं और सब पलट जाए, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ है। एक संजय राउत की बात और सुना दूं, जवाब आप ही को दे रहे हैं सारे भावेश, हम तो कहते हैं कि भावेश का पोल था। सुन लीजिए संजय राउत को भी, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में हो गए और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते। ये मटका है, समझा ना? हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। जमीन से जुड़ा नेता ऐसा होता है। शेयर मार्केट आप लोग बात कर रहे थे, मटका की बात की संजय राउत जी ने। मटका कितने लोग जानते हैं? मटका क्या होता है बताइए? मटका किंग होते थे एक। मटका किंग हुआ करते थे। सट्टा चलता है सट्टा का मुंबई में बहुत चलता है ये। रोज वो निकलता है, वो मटके की पर्ची निकलती है, वो नंबर निकलता है, वो पैसा तो वो कह रहे हैं एग्जिट पोल वही मटके की पर्ची है। क्योंकि उनको मटका याद रहेगा, क्योंकि संजय राउत तो कई करीबी मित्र मटका का काम करते रहे महाराष्ट्र के अंदर, और उनकी जो पार्टी है शिवसेना, उसका पैसा इकट्ठा करने में बड़े मटका भूमिका रही है। मतलब वो जो चलाने वाले लोग हैं, वो जब शाखा प्रमुख और शिवसेना जुड़े हुए लोग रहे तो उन्हें मटका को तुरंत ध्यान आ गया कि किसका नंबर निकाला, और नंबर पर अर्जित होता है बेसिकली, उसके अंदर डिसाइड होता है किसका नंबर निकालना है। वो तमिलियन मटका किंग तमिलियन था, जिसपे पिक्चरें बनी हुई हैं, दयावान सरकार। अच्छा, वो मटके वाले थे, इंस्पायर्ड बाय दैट डॉन। ओके। नहीं, अगर मेरा कहना सर, अगर 295 की अगर बात कर रहे हैं तो भाई सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस बनेगी ना। कांग्रेस अगर 200 सीटें ले आएगी, 220 सीट लाएगी, उसके बाद तो विपक्ष की 295 सीटें आएगी। सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस ही 52 सीटें उनकी आई थी। आज अगर कांग्रेस ये बता दे कि भाई हमारी ये 200 सीटें आ रही है, ये 2 सीटें हम जीत रहे हैं। मैंने आपको कल बताया ना, कल विजय लक्ष्मी, हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी कवर करती है, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से पूछ करके बताया 115 मैक्सिमम कांग्रेस मान रही थी हमारी यहाँ। कांग्रेस पार्टी 115 पे चल रही है। ये राहुल जी आपके बगल में बैठी है, खबर निकाल के इन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बात की। सर क्या था? 90% कांग्रेस, 50% मतलब चांस, ये जो बताया था उन्होंने, हाँ, कि 50% चांस ऐसा है कि भैया जो बीजेपी है वो जो है वो 272 या 270 ऐसी कुछ, 225 और ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और अंदर की खबर बता दूं, जो कांग्रेस की चर्चा किया, कांग्रेस का जो कैंपेन मतलब है, मतलब किसी कैंपेन, बड़े कैंपेन का जो हिस्सा, उनका कल कॉल मुझे आया एग्जिट पोल से पहले एक्चुअली, कि आप मुझे बताओ, हमें पूछ रहे हैं कि कितना नंबर्स आ रहे, तो हमें अपनी कांग्रेस के नेताओं को बताना है। अब जब सवाल उठा रहे कि एग्जिट पोल गलत होते, ये होते, तो भाई क्यों अपने कैंपेन मैनेजर के थ्रू से हम लोगों से कॉल करवाते हो कि क्या नंबर सारे बताओ, हमें ट्रस्ट नहीं है तो क्यों फिर हम लोगों से सर्वे करवाते हो? हर पार्टियां सर्वे कराती है, उसमें ट्रस्ट करती है, उसी के अनुसार अपना कैंपेन डिजाइन करती है। कांग्रेस पार्टी तो बहुत अभी कुछ साल, लगभग 5 साल से तो लगातार ये काम करती आ रही है। इस तरह का सवाल उठाना बहुत ही कांग्रेस पार्टी सर्वे कराती है ना? बिल्कुल कराती है कांग्रेस पार्टी ने। सर आपके यहाँ राजस्थान में जिसने सर्वे किया था, जिस एजेंसी ने, उनके हेड जो है उस कंपनी चलाने वाले, वो हमारे प्रोग्राम में आए थे, डिजाइन बॉक्स के, मैं नाम उनका भूल रहा हूं अचानक से, नरेश अरोड़ा। वो प्रोग्राम में आए, शाम वाले प्रोग्राम में आए, वो बोल के नंबर नहीं दिए उन्होंने कहा मुझे नहीं कुछ दिख रहा बदलता हुआ, जमीन पैसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जो कांग्रेस पार्टी के लिए ही सर्वे करते हैं। एक दिन नरेश के साथ ही मैं कहीं था, नंबर भी डिस्क्लोज कर दिया था, क्लियर कट मेजोरिटी की बात की थी।
ये तो वो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काम कांग्रेस की करते हैं। कैंपेन डिजाइन करते हैं और वो कहते रहे बार बार कि हमने कांग्रेस को ये बताया और उन्होंने ये भी डिस्क्लेमर दिया कि हम अभी कांग्रेस की कैंपेन फिर ये क्या तुर रहा है भाई कि मोदी का पोल है और फलाना ढिमाका? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए आप लोग क्या चाह रहे हैं, वो राजनीति करना बंद कर दें, वो सोचना बंद कर दें, क्या करें? अगर आज ही मान लेते तो क्या करें? सबके सब लोग तो अब एक साथ वो एक्चुअली एजेंडा है, वो हर्षवर्धन देश छोड़ के तो जा नहीं सकते, कुछ तो ले जाएंगे ना। राजनीति सबको करनी है। हर्षवर्धन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बाहर आके ये तो नहीं कह सकती ना कि हम 60 के पार नहीं जाएंगे। नहीं, आप बोलिए साहब, मैं नहीं मानता एग्जिट पोल कोई बात तो मुझे समझ में आती है। आप जो आक्षेप करते हैं ये बार मोदी का पोल है, ये है, वो है। सर जो G20 को मोदी का G20 बोल सकते हैं, G20 का बहिष्कार किया था ना भरत मंडपम में, कहा गए थे इनके मुख्यमंत्री कि मोदी का कार्यक्रम है, वो देश का कार्यक्रम था। G20 का जो हुआ था उसको अगर कांग्रेस से कह सकती है कि ये कार्यक्रम मोदी का कार्यक्रम है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब देश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस से कहेगी कि भाई ये जो एग्जिट पोल हुआ ये मोदी का एग्जिट पोल है, या भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित है। जो G20 कार्यक्रम के लिए बारे में जो कांग्रेस ऑफिशियली कह सकती है कि ये मोदी जी का कार्यक्रम है, भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं, वो किस स्तर पर जा सकती है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल ईवीएम के लिए नहीं है, डीएम के लिए है। डीएम कितने नंबर बढ़ा देगा सर? मैं मान भी लेता हूँ डीएम नंबर बढ़ाता हूँ, कितने नंबर बढ़ा देता होगा डीएम? कल से सोशल मीडिया पे डीएम की बात वैसे बहुत चल रही है, हाँ, है ना? बट मैं इसको सौरभ बहुत, आप पता नहीं क्यों बयान को इतना तवज्जो लेके उसके मजे लेने पे तुले हुए हो, क्योंकि क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा या राहुल ने कहा, भाई ठीक है ऑपोजिशन लीडर है, आके बोल दिया पोल का कोई मतलब नहीं है, मोदी पोल है। हम भी क्यों इतना बुरा मान रहे हैं इस बात का? मतलब ऐसी कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, कौन सी कोई गाली गलौज हो गई या कोई बड़ी ठीक है पॉलिटिक्स है, इसको बात बेहतर ढंग से रख सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक 295 वाला सवाल लेके चुके आप मेरे पास नहीं आए, इसलिए मैं उसको उत्तर देना चाहता हूं कि जैसे हम रेवंत रेड्डी से मिले थे हैदराबाद में, तो रेवंत रेड्डी के साथ वो भी था जो इनका मेन आजकल कांग्रेस का वो है थिंक टैंक, सुनील कानूगोलू। तो जैसे सुनील का मानना था कि बीजेपी की सरकार, बट ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, तो मैं भी बोलना बंद करता हूं। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जैसे कहा, सेंटेंस तो कंप्लीट कर लीजिए, सेंटेंस तो कि हाँ मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है। सुनील कानूगुरु मान रहे थे हाँ, उस कॉन्वर्सेशन में जो हमारी इनफॉर्मल टॉक थी, और रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी 125 सीट्स आएंगी, वो भी ऑप्टिमिस्टिक। मेरा जैसे मैंने कल भी बोला था शायद कि मैं 80 to 95 मानता हूं मैक्सिमम, है ना? सो ये 295 295 का फिगर तो बहुत ही मतलब ठीक है, फैंसीफुल थिंकिंग है, विशफुल थिंकिंग है, कुछ भी कह लो, या सच में परिणाम कोई ऐसे अप्रत्याशित आ जाएंगे हम सोच ही नहीं सकते, जोड़ लेते ना तो। लेकिन ये मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि मोदी और ये एग्जिट पोल जो 350 400 दिखा रहे हैं वो ज्यादा अप्रत्याशित है कि 295 ज्यादा प्रत्याशित है, तो मैं कहूंगा मैं थोड़ी देर सोचने का मौका दीजिए मुझे कि इसमें कौन सी बात ज्यादा गले नहीं उतरने वाली है। लेकिन सोच के मैं कहूंगा शायद 295 ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल लगता है। हाँ। क्योंकि वो तो आप, मैं कह रहा हूं उसका आंकड़ा कहीं से बैठता नहीं। आपने कहा रेवंत रेड्डी ने कहा 125, ठीक है, वो तो हमने भी कोट किया। उसकी लॉजिक ये बड़ी सिंपल थी, उसकी लॉजिक ये थी कि भाई हम 50 सीट साउथ में जीत रहे हैं, ओके, कि 10 तेलंगाना में, 9-10 तेलंगाना में, 10-12 तमिलनाडु में, केरल में 15-17, कर्नाटक में 10-12, है ना? आंध्रा में उसने भी शायद खाता नहीं खोला था, मैं भी नहीं खोल रहा था, मतलब मेरी भी गया था मैं आंध्र प्रदेश 3 दिन विजयवाड़ा, और हम वहां रुके थे। तो आंध्रा में कांग्रेस फैक्टर नहीं है, खत्म पार्टी है। लेकिन ये मिला के 45-50 सीट्स हो रही थी। अगर उसको हम पॉलिटिशियन है थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दें कि वो थोड़ा बढ़ा के कह रहे हैं, तो भी 40 से 45 तो लग रही थी। और उसके सिवा बाकी देश में मिलकर उस हिसाब से मेरा 90-95 का आंकड़ा था कि भाई अपर लिमिट 95 है, लोअर लिमिट 80 है, 80 to 95। तो जो मुझे अभी भी लगता है संभव है। अब देखिए होता क्या है, लेकिन 295 तो कोई भाई 295, मैं तो कह रहा हूं 295 के लिए जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि आपको कांग्रेस को 250 लानी पड़ेगी। करेक्ट। वो इम्पॉसिबल है। जो रेवंत रेड्डी 125 कह रहे हैं कांग्रेस, उसमें आप जोड़ लीजिए ना, ममता जी के जोड़ लीजिए, डीएमके के जोड़ लीजिए, शरद पवार के जोड़, सबके जोड़ लीजिए। लेकिन जोड़ सकते बेसिक तो पहले ये जोड़ के भी नहीं आते ना, कहीं से शुरू करेंगे ना। 2 सबसे बड़े राज्य 80, 40, 120, वहां आप कितने पे हैं? एक में 17 पे लड़ रहे हैं और एक में कितनी, वहां 7 या 8 कितनी सीटें हैं बिहार में?
9 सीट। नहीं, वो बात इंडिया पे शिफ्ट हो गई थी कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से इंडिया नहीं, लेकिन बेसिक तो चाहिए ना, कांग्रेस को तो पहले चाहिए, तब तो इंडिया के आंकड़े पे आप जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं मतलब पिछले 10-12 दिनों में जो अमित शाह ने, मतलब जिसको कहते हैं कि जी तोड़ मेहनत की है, वो दिखता नहीं है, ऐसी सीटों पर नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों को अपने पाले में करने के लिए जो जो अमित शाह ने किया है, उसकी चर्चा ही मीडिया में नहीं हुई। होती भी चाहिए ऐसी चीजों का, हो भी नहीं सकती होगी शायद, क्योंकि वो सामदान दंड भेद वाला था भाई। कई जगह अप्रत्याशित तरीके से लोग बदल गए। और अगर भाई बीएसपी के कैंडिडेट कैसे बदलाए गए? बीएसपी ने कैंडिडेट बदले, एक बात है। दूसरे लोगों ने बदले। आपने धनंजय सिंह की वाइफ का टिकट कैंडिडेट उन्होंने नेता बदल दिया, पार्टी का पार्टी का नहीं, नेता हेड लेकिन बदल दिया। मैं दरअसल दूसरी बात कर रहा हूं। ये तो चर्चा हुई, तो और क्या संजीव जी, ये चर्चा तो खूब हुई कि भाई बीएसपी ने बदल दिया भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं ये कह रहा हूं, जो ये आ रहा है कि भाई ये मोदी मीडिया है या मोदी सर्वे है, या अगर सचमुच इनको सर्वे से या इन चीजों से कुछ हो पाता तो इस तरह की मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ती? अरे मुझे बताइए, यूपी में असेसमेंट क्यों डाउन हुआ बीजेपी का? आपने भी शायद नहीं, कुछ मैं इसको बहुत रिवाइज किया है। मैं- इन्होंने 64 से 70 दिया, मैं और बड़ा 75, 76, 78 की मैं बात बड़ा होती थी। क्लियर कट हूं कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 75 से 80 का आंकड़ा था, हाँ। बहुत आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इतना काम उत्तर प्रदेश में किया है, राम मंदिर बन गया है, काशी विश्वनाथ है, प्रयाग का कुंभ हुआ, अभी फिर 25 में होने जा रहा है, अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। हर 100 किलोमीटर की दूरी पे धाम है, विंध्यवासिनी धाम नए सिरे से कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा वृंदावन का तीर्थ परिषद अलग से काम। लेकिन क्यों गड़बड़ हुई? आपने जो प्रत्याशियों का चयन था वो बड़ा खराब किया है। अब पता नहीं इतना क्यों, मतलब मेरी भाषा में कहें तो मैं तो बड़ा ब्लंट बोलता हूं इस मामले में, बड़ा डर डर के जैसे प्रत्याशी चयन किया। मैंने प्रत्याशी उन सीटों पे खराब ज्यादा दिया जिसपे उनकी पहले से हालत खराब थी। आप वो देखिए ना कि जैसे नहीं, इतना रायबरेली, खराब दिया कि भाई पूरा देश अगर 350 मोदी को दे रहा है, 300, तो उसमें भी जो है यूपी में आप नंबर देखिए, नहीं ला अगर पाते। आप देखिए, पहले ये ध्यान भी से तो देखिए। सोचिए, पहले ये भी तो सोचिए, यूपी में 15-20 ऐसी सीटें हैं। आप देखिए जैसे 2019 में चुनाव हुई थी तो 15 सीटें कैसे हारी बीजेपी? 2014 में तो बिना अलायंस की जीती थी ना, बिना कुछ भी नहीं था, तब भी 73 सीटें अलायंस जीत इस बार गई भी थी। क्या अलायंस क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि 15 सीटें और 5-6 सीटें ऐसे हैं जो उस पर इफेक्ट रहता है अलायंस का, जो मुस्लिम वोट और यादव वोट, उन सब जोड़ने के बाद बहुत मुश्किल सीटें हो जाती है। उन सब सीटों पे आधार है और शायद यही देख के चलिए, ये अपोजिशन में यूपी की बात हुई। यूपी तो चलिए आपने, मैं कहूंगा कंजर्वेटिव ही दिया है आपने, लेकिन ऐसा मेरा कोई मानना बहुत है कि वो ज्यादा नहीं सद दिया। गया है, ठीक है। अराउंड 70। उन्होंने दक्षिण की बात की, राहुल जी मैं आ रहा हूं, उन्होंने कहा था साउथ के फिगर से आपसे सहमत नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं है। साउथ में इतना नंबर बीजेपी क्यों? तमिलनाडु में आप 8-10 सीटें दे रहे हो। देखिए, साउथ में जो दिख रहा है वही मैंने बताया कि केरला में 1 से 3 2 सीटों पे दिख रहा है, थ्रिसूर और जो तिरुवनंतपुरम है उस पे। तमिलनाडु को हम लोग बहुत इग्नोर किया। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि हम लोग ना दिल्ली में बैठ के इस चीज़ को मान लेते हैं कि द्रविड़ पॉलिटिक्स को हराए नहीं जा सकता। मैं बार बार कहता हूँ, द्रविड़ पॉलिटिक्स का आप इतिहास को अभी देखिए, उसका जो वोट परसेंटेज का जो ब्लॉक है लगातार संकुचित होता जा रहा है। 40% के आसपास है, तो मतलब 60% के आसपास है, मतलब 40% ऐसी वोट शेयर है जहाँ पे बीजेपी अपने लिए एक गेम देख रही है और बीजेपी उसी वोट बैंक को टारगेट कर रही है। दूसरी एडिशनली जो उसके पास नेता है अन्नामलाई, उसकी एक अपनी अच्छी खासी छवि बन गई है। तो बीजेपी उन सीटों पे ही अच्छा करने की कोशिश की जहां पे पहले भी वो कुछ अच्छा किया। जैसे कन्याकुमारी की सीट पे बीजेपी 2014 में बिना किसी अलायंस के वो सीटें जीती थी। बीजेपी बाकी जो सीटें जैसे रामनाथपुरम है वहां पे उन्होंने उन नेताओं को दिया जो वहां के 3-4 बार सीएम रह चुके हैं। तो उन सीटों पे बीजेपी तमिलनाडु में अच्छा करे जहां पे उनका कैंडिडेट अच्छा है और बीजेपी पहले भी वहां उनका कुछ न कुछ वहां पे जनाधार है। तो तमिलनाडु ये हुआ। आंध्रा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अलायंस इनका एक बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस बनाया गया है, जिसमें आपको मैं बार बार कहता हूं, आंध्र प्रदेश में पिछली बार वाईआरसीपी 9 ऐसी सीटें जीती थी जो टीडीपी इसलिए हारी थी क्योंकि वहां पे जनसेना पार्टी का कैंडिडेट था। तो वो अलायंस बनने के बाद बीजेपी के लिए फिर हुआ। तेलंगाना की जहां तक बात है, तेलंगाना में आप देखिएगा जो बीआरएस का वोट था उसमें ज्यादा टूट के बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को भी थोड़ा बेनिफिट मिला लेकिन वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों का मिला, लेकिन अधिकतर वोट जो तेलंगाना का गया है। उतने प्यार से कह रहा हूं कि आप भी देखिएगा तेलंगाना।